Man is the only animal for whom his own existence is a problem which he has to solve. Assalamu alaikum, dear students. Yes, today our topic is existentialism as philosophical and literary movement. Well, existentialism focuses on the experience of an individual person and the way that he or she understands the world. After World War II, some philosopher and writer saw the world as an indifferent place, without a set of universal rules that applied to everyone. It began in the mid to late 19th century, but reached its peak in mid 20th century in France. Well, the main idea of existentialism is that life is inherently meaningless. There is no meaning of life. There is no purpose to human existence naturally, but rather one must create it. Existential philosophers focus more on what is subjective, such as beliefs and religion, or human states, feelings, and emotions, such as freedom, pain, guilt, and regret, as opposed to analyzing objective knowledge, language, और साइंस. यानी कि इंसान जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है, आप उसको उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी की बेस के ऊपर जज कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है गिल्ट के हवाले से, रेग्रेट के हवाले से, पेन के हवाले से, फ्रीडम के हवाले से, वो इंटायरली डिफरेंट होता है किसी भी दूसरे इंसान से. यानी कि इंसान के वजूद की कोई यूनिवर्सल रियलिटी नहीं है. हाँ, इंडिविजुअल रियलिटी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज से एक्सपीरियंस कर रहा होता है. तो किसी भी इंसान को आप उसकी जो बिलीफ्स हैं, जो उसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, जो उसकी फीलिंग्स हैं या जो उसके इमोशंस हैं, आप उनको सब्जेक्टिव लेवल के ऊपर तो देख सकते हैं, लेकिन उनको एनालाइज करना ऑब्जेक्टिव मैनर की बेस के ऊपर दैट इज़ रादर इम्पॉसिबल. क्योंकि जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़र हैं वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि इस कायनात की तहलीक के पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड स्कीम नहीं है, बल्कि ये जो कायनात है ये एक डिसऑर्गेनाइज स्कीम के तहत चल रही है. लिहाजा इसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना जो है दैट इज़ रादर डिफ़िकल्ट. द डेनिश फिलोसोफर Soren Kierkegaard, who is supposed to be the father of existentialism, he asserted that truth is subjectivity. यानी कि जो सच है, अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन मौजूद नहीं है, बल्कि आप इसको सब्जेक्टिव लेवल के ऊपर डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हर इंसान की जो ट्रुथ की डेफिनेशन है दैट इज़ डिफरेंट. Human beings can be understood only from the inside. This is what he believes actually, Soren Kierkegaard, कि इंसान को आप उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी की बेस के ऊपर तो जज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन का जो वजूद है वो परहैप्स मुमकिन नहीं है. अच्छा, अब ये जो इंसान को अपने अंदर से अंडरस्टैंड करना है वो किस अंदाज से आपने अंडरस्टैंड करना है, in terms of their lived and experienced reality and dilemmas. कि कोई भी जो इंसान होता है उसका हकीकत के मुतल्लिक जो तजर्बा होता है, डिलेमास के मुतल्लिक उसका जो एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो किसी भी इंसान को आप आउटसाइड ऑब्जेक्टिव रियलिटी में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ ए बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और अदर साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द ह्यूमन नेचर. से एग्जिस्टेंशियलिज्म टेंड्स टू व्यू ह्यूमन बीइंग्स एज सब्जेक्ट्स in an indifferent, objective, and often ambiguous and absurd universe in which meaning is not provided by the natural order.
सो एज सच देयर इज़ नो मीनिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे मैंने अभी इस चीज़ के मुतालिक बयान किया है कि इस कायनात की जो तहरीक है बुनियादी तौर के ऊपर, उसके पीछे कोई साइंटिफिक ट्रूथ है सच नहीं है, उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज स्कीम ऑफ क्रिएशन नहीं है। रादर देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर, अ कंप्लीट डिसऑर्डर वन कैन से। जैसे कि वो कार्ल यूंग ने कहा था, ऑर्डर इज़ द ड्रीम ऑफ मैन, chaos इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जो chaos है, जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, जो डिस्ट्रक्शन है, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर देखना, एक डिसिप्लिन के अंदर देखना, एक ऑर्डर के अंदर देखना, दिस इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ ड्रीम ऑफ मैन। सो वी कैन ड्रीम अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन ड्रीम अबाउट डिसिप्लिन, वी कैन ड्रीम अबाउट ऑर्डर, बट दिस ड्रीम इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत से एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़र इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि आप इस ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं प्रोविजनली इन अ वेरी अनस्टेबल वे। अच्छा, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय द एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और बाय देयर ओन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द थिंग, क्योंकि हर चीज़ सब्जेक्टिव है। तो ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, इसको आप सब्जेक्टिव वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एज सच इनकी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली स्टैंडिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। देन अगेन देयर इज़ अ फिलोसफर मार्टिन हाइडेगर। Martin Heidegger, he's a German philosopher basically. He believes that the human beings have been thrown into existence. Thrown into existence. इनके कहने का मकसद ये है कि इंसान का जो वजूद है वो किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये हैपहैज़र्ड था। So that is why he is actually using the term that the human beings have been thrown into existence and we have no choice to come into existence. This is one part of the meaning of the assertion of the philosopher Jean-Paul Sartre. He is supposed to be the founding fathers of existentialism. Jean-Paul Sartre इस बात के ऊपर बिलीव करता है, फ्रेंच राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, फिलोसफर है। वो इस बात पे बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस इज़ प्रायर टू एसेंस। अच्छा, ये फ्रेज़ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है, और अगर हम इस फ्रेज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो होपफुली हम जो एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी है उसको हम काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा जी, इस फ्रेज़ का बुनियादी तौर के ऊपर सादा लफ्ज़ों में जो मतलब बनता है यान पॉल सार्त्र के मुताबिक, वो ये बनता है, वी आर नॉट बॉर्न विद अ पर्पस, we exist and we have to create purpose। कि इंसान का वजूद तो है लेकिन मकसद एज सच नहीं है, हम मकसद को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ की कॉम्पिटेंस इंसान के अंदर मौजूद है कि वो अपनी ज़िंदगी को कोई ना कोई मीनिंग दे सकता है, उसका पर्पस डिफ़ाइन कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसका वजूद तो था, लेकिन उस वजूद के पीछे एसेंस को आप कह सकते हैं पर्पस, द पर्पस ऑफ लाइफ। देयर वाज नो एसेंस बिहाइंड दैट पर्पस, देयर वाज नो एसेंस बिहाइंड दैट एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस वाज ऑलवेज देयर। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म कंसीव्स ऑफ बीइंग इटसेल्फ एज समथिंग दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू एंड इन रिलेशन टू दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ डीप फिलॉसफी basically, a very extensive type of philosophy and at time very complex type of philosophy, because there are certain schools of thought and they have defined existentialism in their own way. So at time it becomes a bit complicated to understand, especially for the young students, for the young minds. So हम बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि existentialism के 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिन्होंने जो एग्जिस्टेंस से जो रेलिवेंस ऑफ गॉड है इसको मुख्तलिफ अंदाज से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। येस, दे हैव सम कॉमन ट्रेट्स बट दे आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन सर्टन क्रिटिकल पॉइंट्स।
इसमें सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम कहते हैं एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, इट वाज लेड बाय जॉन पॉल सार्त्र एंड अल्बर्ट काम्यू। दोनों फ्रेंच हैं बुनियादी तौर के ऊपर, दोनों राइटर्स जो हैं। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ कॉल्ड क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड इट वाज लेड बाय द डेनिश फिलोसोफर सोरेन कियरकेगार्ड। सोरेन कियरकेगार्ड ने एग्जिस्टेंशियलिज्म को रिलीजियस पर्सपेक्टिव में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। एंड देन देयर इज़ अ थर्ड स्कूल ऑफ थॉट which is called agnostic existentialism and it was led by the German philosopher Heidegger. Heidegger, who proposes that whether God exists or not is irrelevant to the issue of human existence. तो मार्टिन हाइडेगर जो है उसने खुदा के वजूद का होना या ना होना इसको डिस्कशन में से निकाल दिया। वो कहते हैं कि एज सच ये चीज़ मैटर नहीं करती बल्कि ये चीज़ इररेलेवेंट है और इसका ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन भी नहीं बनता कि हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करने के लिए खुदा के वजूद को भी डिफ़ाइन करें। ये डिस्कशन जो है ये एज सच बनती नहीं है। तो अब ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, द एथिस्टिक और द क्रिश्चियन और द एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इन तीनों को अगर हम फर्दर डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, तो ओवरऑल ये जो फ़िलासफ़ी है, ये जो स्टडी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसमें लर्निंग का जो मार्जिन है फ़िलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से, वो लर्निंग का मार्जिन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। चलिए सबसे पहले हम जो एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है या जिसको आप कह सकते हैं सॉथेरियन स्कूल ऑफ थॉट, हम इसके मतलब बात करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट को देखते हैं, एथिस्टिक, क्रिश्चियन एंड एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ताकि हम इसकी डिटेल को अंडरस्टैंड कर सकें और हम डिफरेंशिएट भी कर सकें दैट हाउ दीज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट टाइप ऑफ कॉमन पॉइंट्स दे हैव। सो द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, important school of thought, the atheistic school of thought, they actually deny the existence of God. They believe that there is no God. So the Sotherian dictum, existence precedes and rules essence, is generally taken to mean that there is no predefined essence to humanity except that which people make for themselves. कि इंसान का वजूद तो यकीनी तौर पर है, लेकिन उस वजूद के पीछे पर्पस, मीनिंग, एसेंस, सोल, रैशनैलिटी, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हाँ, चॉइस ज़रूर उसके पास मौजूद है कि अगर कोई इंसान अपने एग्जिस्टेंस के बाद अपने वजूद को डिफ़ाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, बट एज सच देयर इज़ नो एसेंस। यही वजह है कि वो ये कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एंड रूल्स एसेंस। Since Sotherian existentialism does not acknowledge the existence of God or if any other determining principle, human beings are free to act as they choose. कि इंसान बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद है, चूँकि खुदा के वजूद को तो ये मानते नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान जो है उसकी फ्री विल है, वो फ्री है, उसके पास कंप्लीट फ्रीडम है, वो जिस अंदाज से चाहे अपनी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन कर सकता है। और अपने ऐसे के अंदर उसका ऐसे बड़ा प्रोग्रामेटिक, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे है, वो इस प्रिंसिपल को डिफ़ाइन भी करता है और ये इस बात पे फोकस करता है कि इंडिविजुअल अगर ये समझता है या बिलीव करता है दैट देयर इज़ ए पर्पस, देयर इज़ एन एसेंस in the shape of a soul or rationality or any psychological type, still mean essence is a choice, individual choice. ठीक है, और वो अपनी एग्जिस्टेंस के बाद इसको डिफ़ाइन करता है, अपनी एसेंस को। एसेंस की जो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको जो साथ है ये मुकम्मल तौर के ऊपर डिनाई करता है। ठीक है, ये मैंने कोशिश की है कि मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं कि मैं लास्ट जो है एक सिंपल सेंटेंस में दोबारा से इम्फेटिकली इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूं कि इंसान का वजूद है
उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन उस फिज़िकल एग्जिस्टेंस के पीछे कोई प्री डिटरमिन्ड रेशनैलिटी नहीं थी, पर्पस नहीं था, मीनिंग नहीं था, सोल नहीं था, वजूद नहीं था। ठीक है, हाँ, अपनी एग्जिस्टेंस के बाद अगर कोई इंसान इन चीज़ों को ख़ुद पर इम्पोज करना चाहता है तो वो कर सकता है। आई होप सो कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर पाया हूँ। नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, द क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसको हम देखते हैं और फिर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं सात्र के एथिसिज्म के साथ, और इस चीज़ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। In contrast to Sartre's atheism stands Kierkegaard's Christian existentialism, which according to Kierkegaard was inspired by Socrates। तो ये ग्रीक फिलोसफर सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड था। इस हवाले से सोक्रेटिस किसी भी सूरत के अंदर खुद को रेफ़र नहीं करता एग्जिस्टेंशलिस्ट के तौर के ऊपर, लेकिन वो खुद को डिफ़ाइन करता है एक यूनिक इंडिविजुअल के तौर के ऊपर। तो इस चीज़ से इंस्पायर था किर्केगार्ड कि जिस तरह से सोक्रेटिस ने अपने आप को एक यूनिक इंडिविजुअल के तौर के ऊपर डिफ़ाइन किया था, दैट हाउ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, या उसकी जो भी पर्सनल डेफिनेशन थी अपने वजूद के मुतल्लिक। तो किर्केगार्ड इस चीज़ से इंस्पायर था कि हाँ, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्टिवली ख़ुद को डिफ़ाइन कर सकता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन कर सकता है, वो अपनी एसेंस को डिफ़ाइन कर सकता है। So focused on the relationship between self and God, Kierkegaard neither posited a proof for nor thought it possible to prove the existence of God। ठीक है, किसी रीज़न की बेस के ऊपर वो कहता है कि you cannot define the existence of God। However, he argued that an individual could, despite one's doubt, have faith that God exists and God is good। Kierkegaard के मुताबिक खुदा है या खुदा नहीं है, उसका वजूद है या उसका वजूद नहीं है, ये डाउट्स हैं ना, यानी कि इनको आप रीज़न की बेस पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सर्टन डाउट्स हैं। लेकिन इन डाउट्स के बावजूद इंसान अपना जो फेथ है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। और फेथ क्या है? ओके फाइन, दिस इज़ माई फेथ दैट गॉड डज एग्जिस्ट एंड गॉड इज़ गुड। सो किर्केगार्ड ने इस एनिग्मा को बड़े सिंपल मैनर के अंदर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि जब आप किसी भी चीज़ के वजूद के मुतल्लिक डाउटफुल हैं तो आप उस डाउट को माइनस कर सकते हैं ऑन द डिंट ऑफ योर फेथ। और फेथ का ताल्लुक जो होता है वो रीज़न के साथ नहीं होता, साइंटिफिक रियलिटीज़ के साथ नहीं होता। फेथ इज़ फेथ एंड यू कैन नॉट prove or define your faith on the basis of rationality or the scientific truths। So faith is rather much more simple because the wisdom of man is limited। So with this limited wisdom, man cannot understand the greater reality of God, whether he exists or he does not exist। So with our limited wisdom, we can simply create a faith। और इसके लिए वो एक टर्म यूज़ करते हैं, लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ को हम किर्केगार्ड के साथ एसोसिएट करते हैं, और लीप ऑफ फेथ के मतलब वो कहता है that this is a choice that an individual must make in defining his life। The leap of faith signifies an individual's choice to embrace meaning in life, a meaning that is beyond individual एंड एक्सटर्नल ट्रूथ। मैं इस फ्रेज़ को थोड़ा डिफ़ाइन करता हूँ कि ये लीप ऑफ फेथ बुनियादी तौर के ऊपर क्या है। इसको आप इस अंदाज से अंडरस्टैंड करें कि आप एक पॉइंट ए के ऊपर खड़े हैं और पॉइंट बी एक सर्टन डिस्टेंस पर है, 2 यार्ड के डिस्टेंस पे है, 3 यार्ड के डिस्टेंस पे है, 4 यार्ड के डिस्टेंस पे है। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जंप करना चाहते हैं। अब इसको आप अपने फेथ की बेस के ऊपर करेंगे, यस आई कैन डू इट, दिस इज योर फेथ। ऐसा आप इसको साइंटिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते रीज़न की बेस के ऊपर, वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट।
But on the dint of your faith, you can take that leap. You can be successful, and there can be a complete failure. So the both options are there. But faith is having its own power. ठीक है, और ये एक ऐसी पावर है कि जिसको आप पेंटासेंस के बेस के ऊपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. जिंदगी का वजूद पेंटासेंसिस से आगे तक है, और आपकी जो सिक्स सेंस है, जो आपकी सेवंथ सेंस है, उसको आप रीज़न की बेस के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो हम ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं कि जिसके ऊपर हम खुद भी सर्टन होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन वो काम हो जाते हैं. और ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके मतलब हम डेड श्योर होते हैं, येस वी कैन डू इट, एंड वी मेट अटर फेलियर. लेकिन भारत ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती है. कैसे बढ़ती है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में सर्टन लीप ऑफ फेथ रखे होते हैं, और उस फेथ की बेस के ऊपर हम बहुत से डिसीजन लेते हैं. तो खुदा का वजूद है ये नहीं है. केकेगाव इस फ्रेज़ की बेस के ऊपर इस प्रॉब्लम को सेटल करने की कोशिश करता है दैट यू नीड टू डेवलप ए टाइप ऑफ फेथ. एंड व्हाट इज़ दैट फेथ? ओके फाइन, गॉड डज एग्जिस्ट एंड गॉड इज़ गुड, सिंपल इज़ दिस. एंड me with my own limited wisdom, I cannot understand the greater reality of God. So there is no need to indulge in a sort of brainstorming. Rather, it's a waste of time. So the simple thing is this: to develop a faith. Yes, God is there. As with the atheistic existentialism, Kierkegaard's Christian existentialism does not impose a reality or meaning on the individual. Rather, the individual makes the choice to take meaning in life and to define his life. तो Kierkegaard किसी भी चीज़ को इंसान के ऊपर इम्पोज नहीं करता, बल्कि उसको इंडिविजुअल विल पे छोड़ देता है. And he wrote that the individual is infinite in depth, and ultimately subjectivity is truth, and truth is subjectivity. Simple is this. कि इंसान जिस चीज़ को अपनी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बेस पे डिफ़ाइन करता है, वही उसकी सबसे बड़ी रियलिटी है. और जो रियलिटी है वो क्या है कि जिसे आप अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं. सो द फ्रेज इटसेल्फ इज़ वेरी सिंपल. सब्जेक्टिविटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है लास्ट स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से, एग्नोस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म और द एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. अब मज़ीद इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है ये किस तरह से एथिस्टिक और क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट है. The third class of existentialism is commonly misconstrued as the simplest and safest philosophy to adopt. Life, what it is, whatever that may be, the agnostic existentialist makes no claim to know or not to know. If there is a greater picture in the play, rather they simply recognize that the greatest truth is that which individual choose to act upon. ठीक है, इस हवाले से जो एग्नोस्टिक हैं और जो क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट है ये काफ़ी हद तक एक कॉमन ग्राउंड को शेयर करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो भी इस बात के ऊपर बिलीव करता है कि जो ग्रेटर पिक्चर है उसको डिफ़ाइन करना ह्यूमन माइंड्स के लिए इम्पॉसिबल है. जैसे मैंने ऊपर कहा है कि मैन विद हिज ओन लिमिटेड विजडम कैन नॉट डिफाइन द ग्रेटर पिक्चर ऑफ गॉड. सो लाइक द क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिस्ट, द एग्नोस्टिक्स होल्ड्स दैट एग्जिस्टेंस इज सब्जेक्टिव. कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी रियलिटीज़ होती हैं जो वेरिएबल होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन. और जो सब्जेक्टिव रियलिटी होती है उसको आप एक यूनिवर्सल वे के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं. एज एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दे आर हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. सो दैट इज़ वाई एक कॉमन ट्रूथ को फाइंड आउट करना जो है दैट्स नॉट पॉसिबल, और अपने आप को इस डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व करना दैट इज़ आल्सो ए यूजलेस प्रैक्टिस. To work with what you think you know
is more ideal than to work with what you do not know. तो इंसान जो चीज़ जानता है वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बजाय इसके कि आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अपनी एनर्जी को इस बात के ऊपर वेस्ट करें कि जिन बातों को आप नहीं जानते या जानने की सलाहियत या कॉम्पिटेंस नहीं रखते। तो जो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंसान को उस चीज़ को एलेबोरेट करना चाहिए, ना कि आप किसी एक ऐसे रास्ते के ऊपर चल पड़ें कि जिसकी मंजिल एज सच नहीं है। तो एक जो इग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो भी क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बिलीव करता है कि जो एग्जिस्टेंस है ये एक सब्जेक्टिव रियलिटी है और इंसान को अपनी लिमिटेड विजडम, अपने अपॉइंटेड सर्कल के अंदर रहते हुए जिस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी हद तक जो इग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है और जो क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट है, दे एक्चुअली शेयर ए कॉमन ग्राउंड, दे आर हैविंग सर्टन कॉमन पॉइंट्स एज फार एज देयर फिलॉसफीज आर कंसर्न्ड। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हमने तीनों स्कूल ऑफ थॉट को देखा है, एथिस्टिक, एग्नोस्टिक एंड द क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट। बाकी इस लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स ने उनको क्रिएट किया है, ऐसे प्लेस, ऐसे लिटरेरी वर्क्स कि जिनको हम एग्जिस्टेंशलिज्म के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या जिनके ऊपर इस चीज़ के मुतलिक स्टैम्प है कि ये एग्जिस्टेंशलिस्ट वर्क ऑफ आर्ट हैं, उनको हम देखते हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनके मुतलिक भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स यान पॉल सार्त्रे, फ्रेंच राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इसने इम्पोर्टेंट प्ले लिखे जिनको आप एग्जिस्टेंशलिज्म के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नो एग्जिट इम्पोर्टेंट प्ले है एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी के हवाले से। ठीक है, साथ ऑफ कोर्स इज़ अ फ्रेंच राइटर हु इज़ सपोज्ड टू बी अमंग द पायनियर्स ऑफ द एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। ठीक है, इसका प्ले नॉइजिया जो है इम्पोर्टेंट प्ले है इस हवाले से। देन अल्बर्ट काम्यू और फ्रेंच अल्जेरियन राइटर, इसकी भी एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी जो है उसके ऊपर पब्लिकेशंस हैं। मिथ ऑफ सिसिफस, आप सब ने इस चीज़ को सुना पढ़ा भी, ये सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट नावल हैं, प्लेग है, द स्ट्रेंजर है, ये मास्टरपीसेस माने जाते हैं अबाउट ह्यूमन प्राइड, कन्फ्यूजन, हिज आइसोलेशन एंड हिज सेंसलेस एग्जिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स दिस कंफ्यूजिंग यूनिवर्स। तो जितने भी एसोसिएटेड थीम्स हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी के हवाले से इन द सेंस ऑफ कन्फ्यूजन, आइसोलेशन एंड सेंसलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, ये सारी चीज़ें आपको काम्यू के जो वर्क ऑफ आर्ट हैं उनके अंदर जो है वो नज़र आती हैं। काम्यू टेक्स हिज रीडर टू ए स्टेज वेयर एन इंडिविजुअल फील्स हिमसेल्फ टू बी द विक्टिम ऑफ अब्सर्डिटी एंड यूजलेसनेस इन द लार्जर पिक्चर ऑफ गॉड। फिर रशियन राइटर फेडोर डॉस्टोवस्की, इम्पॉर्टेंट राइटर है, इंटरेस्टिंग राइटर है, ये भी एक प्राइम एग्जांपल के तौर के ऊपर कोट किया जा सकता है। ठीक है, इसका मास्टरपीस था क्राइम एंड पनिशमेंट, जो ह्यूमन मिजरी, एग्जिस्टेंस जो है इसके ऊपर डिस्कशन करता है। ठीक है, और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता नज़र है ऑफेंस सीक्स पनिशमेंट, कि इंसान जो है वो इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो है वो फेस करता है एक पनिशमेंट को कि जिसको वो बेसिकली डिज़र्व नहीं करता। And in that process, man becomes tired, hopeless, and entangled the mystery of absurdity, futility, and meaninglessness, because he is unable to understand that why he is being punished. फिर Czech Republican writer Franz Kafka, he is of course a great literary figure, very prime example in this regard. इसके नावल के अंदर आपको absurdity, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आई मीन द नॉवेल्स लाइक मेटामॉर्फोसिस, ट्रायल, कासल, फिर इसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, पिनल कॉलोनी है, जजमेंट है, नावल है इसका दी अमेरिका। इनके अंदर काफका आपको एक सर्टन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम के अंदर लेकर जाता। ठीक है, और वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं काफ्केस्क।
ठीक है, तो काफ्का अपने रीडर को एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि जो कोई दूसरा राइटर यकीनी तौर के ऊपर नहीं कर सकता. His surrealism, his existentialism, the concept of meaninglessness, the absurdity, all these things have been highlighted by Kafka in such a beautiful way. ठीक है, एट नाइट मेरी इसकी सेटिंग होगी काफ्का के नावल के अंदर. ठीक है, नॉन सेंसिकल आपको करेक्टर नज़र आएंगे, आपको एक ब्लाइंड अथॉरिटी नज़र आती है इन द वर्ल्ड ऑफ काफ्का. बिज़ार एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे आपको. जो इंडिविजुअल जो है ख़ुद को जिस तरह से पावरलेस फील करता है, ये चीज़ नज़र आएंगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कंप्लीट कैफकेस एक्सपीरियंस आपको देंगी, जो कि सिर्फ काफ्का स्पेसिफिक है. नो अदर राइटर कैन डू इट. काफ्का और डॉस्टोवेस्की में जो बुनियादी तौर के ऊपर फ़र्क है, इंटरेस्टिंग फ़र्क है कि जब आप डॉस्टोवेस्की को पढ़ते हैं सो वहाँ पे हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं ऑफेंस सीक्स पनिशमेंट. काफ्का में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है. इट इज़ पनिशमेंट दैट सीक्स ऑफेंस. वन इज़ पनिश्ड बट ही इज़ अनएबल टू फाइंड हिज ऑफेंस, दैट व्हाट इज़ हिज क्राइम. तो काफ्का और डॉस्टोवेस्की का ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो आपको नज़र आता है. फिर चेक स्लोवेकियन राइटर है, फ्रेंच राइटर भी आपसे कह सकते हैं, मिलान कुंडेरा. ही वाज डीपली इंस्पायर्ड बाय फ्रांज काफ्का, और इसके नावल के अंदर भी मोरलेस आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट नज़र आते हैं. मेजर नावल में जोक है, लाइफ इज़ एल्सवेयर, द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग. एंड ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर. अभी रिसेंट डेज में इसकी डेथ हुई है. इसके नावल के अंदर जितने भी एग्जिस्टेंशियल या अब्सर्डिस्ट प्रिंसिपल्स हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हैं. देन अगेन द राइटर्स एंड द फिलोसफर्स एंड द कल्चरल क्रिटिक्स लाइक फ्रेडरिक नीत्शे, सोरेन केकेगा, मार्टिन हाइडेगर and Arthur Schopenhauer, they are also regarded existentialist philosophers. ठीक है, ये काफ़ी बड़े नाम हैं इस हवाले से जिनको हम स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डिस्कस करते हैं. दैट इज़ वाई दिस थ्योरी और दिस मूवमेंट और दिस फिलासफी, द फिलासफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज सपोज टू बी ऑल इम्पॉर्टेंट फिलासफी, स्पेशली फॉर द यंग स्टूडेंट्स. इसमें मार्जिन ऑफ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है. येस, इट कैन बी बिट कॉम्प्लिकेटेड बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म को एनालाइज कर रहे होते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फ़िलासफ़ीज़ होती हैं ऑटोमेटिकली उनको अंडरस्टैंड करना या उनकी अंडरस्टैंडिंग का रखना जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप एग्जिस्टेंशियलिज्म को पढ़ते हैं तो साथ में आपको एब्सर्डिज्म को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है. इसी तरह से जब आप एग्जिस्टेंशियलिज्म को स्टडी करते हैं तो आपको नाइलिज्म को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है. तो यहाँ पे लास्ट के ऊपर ये लास्ट पॉइंट होगा हमारे आज के लेक्चर का, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नाइलिज्म, हाउ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So this point will be interesting point for the students of literature to understand here. Okay, nihilism has its origin in the 19th century. The origin of the term are to be found in the Russian novelist Ivan Turgenev. He was the first person to use this term to refer to a kind of crude negation of every belief. ठीक है, nihilism जो है ये complete negation का नाम है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर आप एग्जिस्टेंस के हवाले से, फ्री विल के हवाले से, मीनिंग्स के हवाले से कोई ना कोई आप फ़लसफ़ा देते हैं, कोई ना कोई आप जो है वो आइडियोलॉजी देते हैं. लेकिन नाइलिज्म जो है ये एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ मीनिंग का नाम है. अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ है ये बुनियादी तौर के ऊपर एक लैटिन वर्ड था नाहिल, दैट मीन्स नथिंग. तो ये लैटिन वर्ड नाइल से इसको डिराइव किया गया है, नाइलिज्म. सो दैट मीन्स नथिंग, बिकॉज अ ट्रू नाइलिस्ट बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी प्रूवन ट्रू. इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट कोलैप्स ऑफ मीनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड. एंड स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार
this philosophy, this concept, this ideology was propagated, and many people started to believe in it. कि जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी मीनिंग या किसी भी पर्पस तक नहीं पहुंच पाता, तो वो एक सैडिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाता है, वो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाता है, वो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो डेवलप कर लेता है, और वो ख़ुद को अपने एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पेडिस्टल के ऊपर प्लेस कर लेता है कि जहाँ पे वो देखता है, बिलीव करता है दैट नथिंग कैन बी प्रूवन ट्रू. So in many ways the opposite of an existentialist is a nihilist. तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं और ये जो नाइलिस्ट हैं. बिकॉज जो एग्जिस्टेंशलिस्ट है ही बिलीव्स इन फ्री विल, वो तो सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं. जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, हमने डिस्कस किया अभी, जो एग्नोस्टिक थे, जो क्रिश्चियन थे, इवन जो एथिस्टिक थे. So they strongly believe in free will, they believe in the subjective reality. Okay, fine, man can define, yes, okay, fine, there is no essence, there is no purpose, but one can define his own purpose, one can define his own essence by using his free will, by using his limited wisdom. वो morality को define कर सकता है, वो knowledge को define कर सकता है, वो कोई ना कोई belief जो है उसको develop कर सकता है. But a nihilist reject all these components as untrue. तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस चीज़ के हवाले से फ़र्क है कि तमाम तर डाउट्स के बावजूद, तमाम तर अनसर्टन अंडरस्टैंडिंग के बावजूद, जो तीनों स्कूल ऑफ थॉट हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, दे हैव सर्टन मीनिंग्स, दे बिलीव इन द सब्जेक्टिव रियलिटी. बट ऑन द अदर साइड, a nihilist, he does not believe in anything. So existentialism and nihilism refer to different philosophies. Both operate on the presumption that life is meaningless and ideas of good and bad are based on human constructions. They diverge at this point, however, wherein nihilists reject all knowledge as unreal or impossible to communicate, and the existentialists aim to create meanings through free will. तो ज़्यादा जो पॉजिटिव अप्रोच हमें नज़र आती है वो जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं हमें उनकी नज़र आती है. ठीक है, तो नाइलिज़म नीचे इसको कुछ इस अंदाज से जो है वो देखता है कि इसने जो वेस्टर्न सोसाइटी है इसमें जो है जो क्लैप्स ऑफ मीनिंग है उसको डेवलप किया, एंड दिस विल लीड टू कंप्लीट कैटास्ट्रॉफी, especially for the Western civilization as a whole. So this is the fundamental difference, or this is the main connection between existentialism and nihilism. इसके साथ ही हम अपनी जो डिस्कशन है आज की उसको हम रैप अप करते हैं. ये एक philosophical टॉपिक था. somehow it feels a bit complex as well. Many students they get bored because of this philosophy, because जब आप किसी नॉलेज को एक इंटायरिटी में जो है वो नहीं दे पा रहे होते हैं, सो ऑटोमेटिकली थिंग्स बिकम बिट डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम इसी से एसोसिएटेड जो स्कूल ऑफ थॉट है एब्सर्डिज्म, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे. अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, और मैं इंशाल्लाह उनको आंसर बैक करूँगा. थैंक यू वेरी मच.